चलिए, क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हम कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स, बैंकिंग अकाउंट्स ये पढ़ रहे हैं। बैंकिंग में बैंक वाले क्या करते हैं? अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करने से पहले, इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने से पहले वो एसेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। एसेट का क्लासिफिकेशन वो दो वजह से करते हैं। एक तो उनको ये पता चलता है कि इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में कब और कितनी अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना है, पहली बात। एंड दूसरा, एसेट के क्लासिफिकेशन करने की वजह से उनको पता चलेगा कि कितना प्रोविजंस करने की जरूरत है। बैंक को प्रोविजंस करने पड़ते हैं क्योंकि बैंक ने जो एडवांसेस दिए हैं, हो सकता है उस एडवांसेस के अंदर सब के सब एडवांसेस रिकवर ना हो। तो एडवांसेस में रिस्क है, तो इस रिस्क को एस्टिमेट करना पड़ता है, इसलिए वो प्रोविजंस करते हैं। लेकिन प्रोविजंस करने से पहले बैंक को अपने एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स करते हैं। दूसरा क्या करते हैं सर? हम प्रोविजंस करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोविजंस करने के लिए हम एसेट को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। अब जो भी बैंक की एसेट्स होती है, जो भी बैंक की एसेट्स होती है ना, बैंक की एसेट्स का मतलब क्या? बैंक ने जितने भी एडवांसेस दे के रखे हुए हैं, बैंक की जो भी एसेट्स है, बैंक ने जितने भी एडवांसेस दे के रखे हैं, वो कैश क्रेडिट के नाम से है, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से है, लोन के नाम से है, जो भी है, बैंक ने जितने भी एडवांसेस दे के रखे हैं, बैंक क्या करती है? क्लासिफाई करती है इसको परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर। परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जिस पे बैंक ने जितने भी एडवांसेस दिए हुए हैं उस पे रेगुलरली इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आ रहा है। एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो है जहां पे नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक बोलती है स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या बोलती है? स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, तो देखो पहले पहले क्या है सर? स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब क्या होगा? परफॉर्मिंग एसेट्स जिसपे रेगुलरली इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, जहां पे कोई रिस्क नहीं है, नॉर्मल रिस्क जो होता है वही होता है, इसके लिए थोड़ा बहुत वो प्रोविजंस करती है। ठीक है, चलो अब आ गए किसके अंदर? सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर। किसके आ गए अंदर? सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर। अब इसको जरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आप ये समझ में आ जाएगा तो प्रोविजन किस तरीके से करना है, प्रोविजन में कौन से कैटेगरी में आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। मान लो ये हमने बनाया है टाइमलाइन, ये टाइमलाइन बनाया है। मान लो किसी बंदे को, बोरोवर को, बैंक को इंटरेस्ट पे करना था। मान लो 2 जनवरी को पे करना था, मान लो 2 जनवरी 2017 को पे करना था। इस तारीख को किसी बोरोवर को, जिसने बैंक से लोन लिया है ना, उसको इंटरेस्ट पे करना था 2 जनवरी। अब वो 2 जनवरी को इंटरेस्ट पे नहीं करता है, तो 3 जनवरी को वो बन जाएगा ओवर ड्यू। वो क्या बन जाएगा? ओवर ड्यू। इस तारीख को ड्यू था, ऑन दिस डेट ही सपोज टू पे इंटरेस्ट, है ना, विथ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, बट इज नॉट पेइंग। सो ऑन 3 जनवरी इट बिकम्स एन ओवर ड्यू। अब ये 3 जनवरी से लेके 90 डेज तक, कहां तक सर? यहां से लेके यहां तक 90 डेज तक वो परफॉर्मिंग एसेट्स ही बना रहेगा।
स्टैंडर्ड एसेट्स ही बना रहेगा। भले उसने पे नहीं किया है, 3 जनवरी को ओवरड्यू हो गया था, लेकिन वहां से 90 डेज तक वो क्या रहेगा सर, परफॉर्मिंग एसेट्स ही रहेगा, स्टैंडर्ड एसेट्स ही रहेगा। तो मान लो टेंटेटिवली मैं कह रहा हूँ 3 जनवरी से 90 डेज, तो 3 फेब, 3 मार्च एंड 3 अप्रैल, 3 महीने हो गए ना। टेंटेटिव ऐड कर दिया है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल तक वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट्स ही रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद, इस डेट के बाद यहां से लेके 1 साल, 12 महीने, 1 साल वो बन जाएगा सब स्टैंडर्ड। अभी भी वो बोरोवर पे नहीं कर रहा है ना, 90 डेज भी हो गए, स्टिल इज नॉट पेइंग। सो आफ्टर 3 अप्रैल, है ना, एंड विद इन 12 मंथ, आफ्टर 3 अप्रैल, विद इन 12, विद इन 1 ईयर, है ना, दैट एडवांसेस, है ना, कैटेगराइज्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ सब स्टैंडर्ड, वो सब स्टैंडर्ड में चला जाएगा। ठीक है, मान लो ये 12 महीने में भी वो पे नहीं कर रहा है, तो इसके बाद यहां चला जाएगा, डाउटफुल एसेट के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डाउटफुल एसेट में चला जाएगा। ठीक है, अब डाउटफुल एसेट में चला गया और वहां पे ये 1 साल तक रहा, तो बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स अप टू 1 ईयर। फिर वो रहा 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम, 1 साल से ज्यादा, 1 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, यहां तक रहा, तो हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल एसेट्स फॉर मोर देन 1 या लेस देन 3 इयर्स, ऐसा बोलेंगे। एंड फिर डाउटफुल एसेट्स में रहा मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं फॉर 1 ईयर, फॉर 1 to 3 इयर्स एंड 3 इयर्स, यहाँ पे प्रोविजंस के जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। यहाँ पे प्रोविजंस अलग है, यहाँ पे प्रोविजंस अलग है ना, और इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो ये हो गया डाउटफुल एसेट्स। ये क्या हो गया सर, डाउटफुल एसेट्स हो गया। व्हाट इज लॉस एसेट, लॉस एसेट ये होता है कि इट इज सब्जेक्ट टू द ऑडिटर्स ओपिनियन। अगर ऑडिटर को ऐसा लगेगा ऑडिटर को ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इस एडवांसेस को तो पैसे आने ही नहीं वाले हैं, चांसेस ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या करेगा, इस एसेट को लॉस एसेट डिक्लेयर कर देगा। और लॉस एसेट पे प्रोविजंस के परसेंटेज कितने होते हैं, 100%। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का तो एक्शन ऑडिटर, ठीक है, पता चला है कि यहाँ पे कुछ पैसे आने वाले हैं नहीं, तो क्या डिक्लेयर कर देंगे सर, लॉस एसेट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, प्रोविजंस करने वाले हैं। तो वो देख लेते हैं प्रोविजंस कैसे कर देंगे। चलिए, अब प्रोविजंस किस तरीके से होगा, जैसे कि मैंने बताया कि पहले पहले वो क्या था, स्टैंडर्ड एसेट्स था, बट अब परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये परफॉर्मिंग एसेट्स है ना। तो स्टैंडर्ड एसेट से यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, रेगुलरली पेमेंट आ रहा है बरोबर से, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है ना। तो बैंक प्रोविजन करेगी, नॉर्मल रिस्क तो रहता ही है, बैंक प्रोविजन करेगी 0.25, 1%, 0.75, 0.40, डिपेंड करता है कि एडवांसेस किसको दिए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए हैं, एसएमई सेक्टर को दिए गए हैं, तो 0.1, 0.25 करेंगे। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को दिए गए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को एडवांसेस दिया था बैंक ने और वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर है, तो ऐसे केसेस में 1% किया जाएगा। अगर रियल एस्टेट सेक्टर है लेकिन रेसिडेंशियल हाउसेस बनाते हैं तो 0.75 किया जाएगा, एंड अदर कैटेगरीज में 0.40 किया जाएगा। तो अगर मान लो क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोला गया है, आपको ऐसा बताया था कि स्टैंडर्ड एसेट्स है और कुछ नहीं बताया गया, तो आपको और अदर अदर कैटेगरीज में प्रोविजंस करना पड़ेगा 0.40%। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ गए, तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में बैंक क्या करेगी, जो भी एडवांसेस दिए गए होंगे उस एडवांसेस में बैंक पता करेगी कि कितना सिक्योर्ड एक्सपोजर है, कितना अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। जो सिक्योर्ड एक्सपोजर है उसको प्रोविजंस कम करने की जरूरत है, 15%। जो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है वो देखा जाएगा कि अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट था एंड एस्क्रो अकाउंट अवेलेबल है कि नहीं, है ना, ये भी अवेलेबल है कि नहीं। एस्क्रो अकाउंट होने से ज्यादा सेफ्टी हो जाती है, तो ये अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, तो 20%। और अगर ये नहीं है तो 25%।
डाउटफुल एसेट्स में देखना पड़ेगा कि बैंक क्या करेगी, जो डाउटफुल है वो बैंक क्या करेगी, अगेन उसमें कितना सिक्योर्ड पोर्शन था और कितना अनसिक्योर्ड है। जो सिक्योर्ड है उसको छोड़ो, अनसिक्योर्ड था जो इसमें एक भी रुपया आने वाला नहीं है, तो ऐसे केसेस में बैंक 100 का 100% प्रोविजन कर देगी, जितना भी एडवांस दिया होगा 100 के 100% कर देगी। जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा वो देखा जाएगा, अप टू 1 ईयर है तो 25%, 1 से 3 इयर्स है तो रिस्क और बढ़ जाएगा तो 40%, एंड 3 मोर देन 3 इयर्स है तो मैक्सिमम रिस्क है तो 100% करती है प्रोविजन। इस तरीके से बैंक प्रोविजन करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म हो।